नमस्कार साथियों, मैं देवाराम सारन स्वागत करता हूं आप सबका सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो वे विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास में इस चैनल को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी है जो फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ने में बहुत आसानी हो और वो आसानी से इस सेमेस्टर के सारी के सब्जेक्ट को है क्लियर कर सके और अपने OGP को अच्छी तरह से वर्दी कर सकते हैं। पिछली क्लास में अपन ने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा था। उसमें का अपन ने मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड देखा था। मोनोसेकेराइड में अपन ने देखा कि ये एक अलग इकाइयाँ होती है, ये एक ही इकाइयाँ होती है, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज ये थे। इसमें मोनोसेकेराइड में 3 से 7 कार्बन तक की संख्या होती है, संरचना होती है। और अपन ने डाइसेकेराइड में देखा कि इनमें 2 मोनोसेकेराइड इकाइयाँ होती है और डाइसेकेराइड 2 मोनोसेकेराइड इकाइयाँ होती है डाइसेकेराइड में। उनके मध्य ग्लाइकोसाइडिक बंध पाया जाता है। जैसे माल्टोज की बात किया था, माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज की अपन ने बात की थी। माल्टोज की बात करें अपन तो इसमें ग्लूकोज और ग्लूकोज का संग्रहण, ग्लूकोज और ग्लूकोज का बहुलक होता है। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज 2 एकलक इकाइयाँ होती है। माल्टो और लैक्टोज की बात करें तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज होता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। और अपन बात करें सुक्रोज की तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज है इसमें पाया जाता है और इन दोनों के मध्य ग्लाइकोसाइडिक बंध पाया जाता है और इसका अपन ने विस्तृत से अध्ययन किया था। अब अपन आज शुरू करेंगे, वो करेंगे पॉलीसेकेराइड के बारे में। आज अपन किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? आज अपन पढ़ने वाले हैं पॉलीसेकेराइड के बारे में पढ़ने वाले हैं कि पॉलीसेकेराइड क्या होता है। मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड अपन ने पढ़ लिया, आज पॉलीसेकेराइड के बारे में पढ़ेंगे। बात करते हैं पॉलीसेकेराइड की। पॉलीसेकेराइड 3 नंबर का अपना है पॉलीसेकेराइड। 2 अपन ने पहले पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। अभी तक आपने अगर उस क्लास को नहीं देखा है तो उस क्लास को जाकर पहले देखें जरूर, ताकि यह भी आपको समझ में आ सके। पॉलीसेकेराइड की बात करें तो ये सबसे जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। पॉलीसेकेराइड की बात करें तो सबसे जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं पॉलीसेकेराइड, सबसे जटिल कार्बोहाइड्रेट। ये सबसे जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, सबसे जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं और इनमें 10 से अधिक मोनोसेकेराइड पाई जाती है, 10 से अधिक एकलक इकाइयाँ पाई जाती है, 10 से अधिक एकलक इकाइयाँ उपस्थित होती है। पॉलीसेकेराइड में 10 से अधिक एकलक इकाइयाँ उपस्थित होती हैं। ये जटिल कार्बोहाइड्रेट होती हैं। उसके अलावा अपन बात करें तो पॉलीसेकेराइड 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? पॉलीसेकेराइड के वर्गीकरण की अगर अपन बात करें कि पॉलीसेकेराइड कितने प्रकार का होता है, तो पॉलीसेकेराइड 2 प्रकार के होते हैं। पॉलीसेकेराइड्स की बात करते हैं अपन तो पॉलीसेकेराइड है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनकी अगर अपन बात करें कि पॉलीसेकेराइड है 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं उनकी अपन बात करें तो ये होमोपॉलीसेकेराइड और हेटेरोपॉलीसेकेराइड होते हैं। वर्गीकरण से पहले अगर अपन थोड़ी और बात करते हैं इसके बारे में तो ये नॉन शुगर होते हैं। कैसे होते हैं? जो पॉलीसेकेराइड है ये नॉन शुगर होते हैं, यानी ये मीठे नहीं होते हैं, स्वाद में मीठे नहीं होते हैं, नॉन शुगर होते हैं। ये नॉन शुगर होते हैं, मीठे नहीं होते हैं, स्वाद में मीठे नहीं। ये अपन ने पहले भी बात कर चुके हैं जब मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड में अपन अंतर पढ़ रहे थे या पॉलीसेकेराइड में अपन अंतर पढ़ रहे थे, तब अब मैंने बताया था कि ये पॉलीसेकेराइड होता है जो नॉन शुगर होते हैं, स्वाद में मीठे नहीं होते हैं और जल में कम घुलनशील होते हैं, जल में अघुलनशील, जल में अघुलनशील या कम घुलनशील होते हैं। ये जल में अघुलनशील होते हैं, यहाँ बिल्कुल ही कम मात्रा में है जो जल में घुलते हैं। अब अपन देखते हैं इनके वर्गीकरण को, तो इनको 2 भागों में बांटा गया है, होमोपॉलीसेकेराइड और हेटेरोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड में एक ही प्रकार की एकलक इकाई होती है और हेटेरोपॉलीसेकेराइड में 2 अलग अलग प्रकार की एकलक इकाइयाँ होती है। 2 या 2 से अधिक ही होती है पॉलीसेकेराइड में, तो वो अलग अलग प्रकार की एकलक इकाइयाँ होती है। अपन वर्गीकरण की बात करें पॉलीसेकेराइड की, पॉलीसेकेराइड के वर्गीकरण की बात करें, पॉलीसेकेराइड तो पॉलीसेकेराइड को है 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, होमोपॉलीसेकेराइड और हेटेरोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड और हेटेरोपॉलीसेकेराइड।
होमोपॉलीसैकेराइड, हेटेरोपॉलीसैकेराइड। हेटेरोपॉलीसैकेराइड। होमोपॉलीसैकेराइड की बात करें तो इसमें है समान, होमो का मतलब समान होता है, यानी एक ही प्रकार की एकलक इकाइयाँ होती है। होमोपॉलीसैकेराइड में एक ही प्रकार की एकलक इकाइयाँ होती है, एक ही प्रकार की एकलक इकाइयाँ होती है। होमोपॉलीसैकेराइड में एक ही प्रकार की एकलक इकाइयाँ होती है। इसमें एक ही प्रकार की एकलक इकाइयाँ उपस्थित होती है। इसमें भिन्न भिन्न प्रकार की एकलक इकाइयाँ उपस्थित होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की एकलक इकाइयाँ होती है, अलग अलग प्रकार की एकलक इकाइयाँ होती है। हेटेरोपॉलीसैकेराइड में अलग अलग प्रकार की, यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की एकलक इकाइयाँ होती है, और होमोपॉलीसैकेराइड में एक ही प्रकार की एकलक इकाइयाँ पाई जाती है, इनमें भिन्न भिन्न है जो नहीं पाई जाती है। अगर अपन होमोपॉलीसैकेराइड के उदाहरण की बात करें तो सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन, इनुलिन। क्या है? सेलुलोज। एग्जाम्पल की बात करें अपन, सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन वो इन्युलिन, ये है जो होमोपॉलीसैकेराइड होती है। इनमें एक ही प्रकार की एकलक इकाइयाँ होती है। और हेटेरोपॉलीसैकेराइड के उदाहरण देखें तो अगार अगार, इसमें अलग अलग प्रकार की है वो एकलक इकाइयाँ पाई जाती है, जैसे हेपेटिन है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या हो गया? हेपेटिन। इसमें मुख्य रूप से पाई जाने वाली पॉलीसैकेराइड हेपेटिन होती है। उसके अलावा पेप्टिडोग्लाइकॉन होते हैं, पेप्टिडोग्लाइकॉन। हेपेटिन हो गया, पेप्टिडोग्लाइकॉन हो गया। उसके अलावा अपन बात करें तो अगार अगार, अगार अगार, अगर अगर की अपन बात करें तो ये आइसक्रीम या जेली जैसा गाढ़ा द्रव होता है जो लाल सेवा जेलिडियम और गर्सिलेरिया से प्राप्त होता है। और हेपेरिन, पेप्टिडोग्लाइकॉन, पेप्टिडोग्लाइकॉन, अगार अगार ये हेटेरोपॉलीसैकेराइड है। सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन, इनुलिन ये होमोपॉलीसैकेराइड है। तो मुझे आशा है कि होमोपॉलीसैकेराइड और हेटेरोपॉलीसैकेराइड में आपको अंतर प्राप्त हो गया, पता चल गया होगा। अब अपन है इनमें से एक पॉलीसैकेराइड को देखते हैं। पहला अपन देखेंगे सेलुलोज के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? पहले अपन बात करेंगे सेलुलोज के बारे में कि सेलुलोज है वो क्या होता है, क्या नहीं होता है। सेलुलोज के बारे में अपन बात करने वाले हैं। सेलुलोज, अगर अपन सेलुलोज की बात करें कि सेलुलोज है वो क्या होता है, सेलुलोज की बात करें तो सेलुलोज है जैव मंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ होता है। क्या? सेलुलोज की बात करें तो जैव मंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है। जो जैव मंडल है अपना, जीव मंडल है, जैव मंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है। सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ की बात करें तो वो क्या है? सेलुलोज। सेलुलोज क्या है? कार्बनिक पदार्थ है जो जैव मंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला होता है। यह है जो प्लांट और जो एल्गी होती है, प्लांट और एल्गी की सेल वॉल में पाया जाता है, कोशिका भित्ति में पाया जाता है। सेलुलोज की बात करें कहाँ पाया जाता है? प्लांट एंड एल्गी, प्लांट और एल्गी की सेल वॉल में पाया जाता है। पादप और शैवाल होते हैं। पादप और शैवाल की कोशिका भित्ति में सेलुलोज की मात्रा पाई जाती है, यहाँ सेलुलोज पाया जाता है। उसके अलावा सेलुलोज की बात करें तो जो पेपर होते हैं, पेपर और कॉटन में लगभग 95% सेलुलोज अवेलेबल होता है। पेपर एंड कॉटन में 95% अवेलेबल।
पेपर और कॉटन में लगभग 95% है वो सेलुलोज पाया जाता है। 95% सेलुलोज की मात्रा पाई जाती है। उसके अलावा बात करें तो सेलुलोज में बीटा ग्लूकोज का बहुलक है। सेलुलोज किसका बहुलक है? बीटा ग्लूकोज का बहुलक है। सेलुलोज में बीटा ग्लूकोज की 1,00,000 इकाइयाँ पाई जाती है। तो ये बीटा ग्लूकोज का बहुलक है। बीटा ग्लूकोज बहुलक है। ध्यान रखना सेलुलोज के बारे में, जैवमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ है। उसके अलावा बात करें तो प्लांट और एल्गी, प्लांट पादप और शैवाल की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। पेपर और कॉटन में 95% उपस्थित होता है। उसके अलावा बीटा ग्लूकोज का बहुलक है। अब यह सेलुलोज हो गया। अब दूसरा अपन देखते हैं स्टार्च के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? जो दूसरा अपना पॉलीसेकेराइड है वो है स्टार्च। अपन स्टार्च के बारे में देखते हैं कि स्टार्च क्या होता है। स्टार्च की बात करें तो स्टार्च से पादपों में भोजन का संचय होता है, वो स्टार्च के रूप में होता है। पादपों का संचित भोजन स्टार्च या मंड कहलाता है। पादपों का संचित भोजन, पादपों का संचित भोजन स्टार्च या मंड कहलाता है। पादपों के अंदर कार्बोहाइड्रेट का संचय होता है, वो स्टार्च के रूप में होता है। इसलिए स्टार्च है जो कार्बोहाइड्रेट का संचित रूप है। पादपों में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में संचित होता है। जो पादपों में भोजन होता है वो स्टार्च के रूप में संचित होता है। उसके अलावा बात करें स्टार्च की तो स्टार्च अल्फा ग्लूकोज का बहुलक है। किसका बहुलक है? स्टार्च अल्फा ग्लूकोज का बहुलक है। स्टार्च किसका बहुलक है? अल्फा ग्लूकोज का बहुलक है। ये अल्फा ग्लूकोज का बहुलक है। स्टार्च किसका बहुलक है? तो स्टार्च अल्फा ग्लूकोज का बहुलक है। पादपों में संचित भोज्य पदार्थ होता है वो स्टार्च के रूप में होता है, अल्फा ग्लूकोज का बहुलक है। तीसरी बात करें ग्लाइकोजन। तीसरा कौन सा आता है? ग्लाइकोजन। अपन बात करते हैं ग्लाइकोजन। जंतुओं में संचित भोज्य होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचय किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। जंतुओं का संचित भोजन ग्लाइकोजन कहलाता है। जंतुओं का संचित भोजन, जंतुओं का संचित भोजन ग्लाइकोजन कहलाता है। जंतुओं का जो भोजन संचित होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। पादपों का जो भोजन संचित होता है वो स्टार्च के रूप में होता है। मानव के लीवर या कंकाल में पेशियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ग्लाइकोजन का संचय कहाँ होता है? मानव की लीवर, मानव के लीवर या कंकाल पेशियों, लीवर तथा कंकाल पेशियों, मानव की लीवर तथा कंकाल पेशियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ग्लाइकोजन है वो जंतुओं का संचित भोज्य होता है। ये मानव में लीवर तथा जो कंकाल पेशियां होती है उस लीवर व कंकाल पेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट संचित होता है। और जब मानव को कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है तो ग्लाइकोजन का है वो पाचन होता है और उससे है मानव को कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होती है। उसके अलावा बात करें तो अगला आता है काइटिन। कौन सा है? ये स्टार्च, ग्लाइकोजन। अगला अपना आती है कार्बोहाइड्रेट, वो आती है काइटिन। अगली पॉलीसेकेराइड है काइटिन। काइटिन की बात करें तो ये कवक की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। उसके अलावा बात करें तो आर्थ्रोपोडा का जो बाह्य कंकाल होता है उस आर्थ्रोपोडा के बाह्य कंकाल में पाया जाता है। और जैवमंडल में द्वितीय स्थान पर उपस्थित कार्बनिक पदार्थ है। जैवमंडल में प्रथम स्थान पर तो सेलुलोज है और जैवमंडल के द्वितीय स्थान पर उपस्थित है। जैवमंडल में द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है।
जैव मंडल में प्रथम स्थान में सर्वाधिक मात्रा में सेलुलोज पाया जाता है। सेलुलोज होता है वो जैव मंडल में सर्वाधिक पाया जाता है। और अगर अपन द्वितीय स्थान की बात करें कार्बनिक पदार्थ की, तो द्वितीय स्थान पर पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ काइटिन होता है। काइटिन होता है और यह है वो कवक की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। काइटिन कहाँ पाया जाता है? कवक की सेल वॉल में पाया जाता है। काइटिन की बात करें तो कहाँ पाया जाता है? कवक की कोशिका भित्ति, कवक की सेल वॉल तथा आर्थ्रोपोडा का बाह्य कंकाल, आर्थ्रोपोडा का बाह्य कंकाल। आर्थ्रोपोडा के बाह्य कंकाल तथा कवक की कोशिका भित्ति है, कवक की सेल वॉल है, उनमें काइटिन की मात्रा पाई जाती है। और अगर अपन बात करें कि काइटिन में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन शर्करा पाई जाती है। काइटिन में शर्करा की बात करें कि कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो काइटिन में एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन, कौन सी? एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन शर्करा पाई जाती है। एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन, एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन शर्करा, जिसको अपन NAG के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? NAG, एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन शर्करा काइटिन में पाई जाती है। काइटिन कवक की कोशिका भित्ति, आर्थ्रोपोडा के बाह्य कंकाल में पाया जाता है। जैव मंडल में द्वितीय स्थान पर पाया जाने वाला पदार्थ है। NAG में जो बंध होता है वो बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध होता है। बात करें NAG शर्करा होती है, NAG में कौन सा बंध होता है? NAG में बंध की बात करें, जो NAG होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन शर्करा होती है। इसमें अगर अपन बंध की बात करें तो 1,4 ग्लूकोसाइडिक बंध होता है। कौन सा होता है? 1,4 ग्लूकोसाइडिक बंध, 1,4 ग्लूकोसाइडिक बंध। 1,4 ग्लूकोसाइडिक बंध है वो पाया जाता है एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन शर्करा में, और ये शर्करा है काइटिन में पाई जाती है। अब बात करते हैं अपन इससे आगे। काइटिन के आगे अगर अपन बात करें तो अगला अपन आता है इनुलिन। क्या आता है? इनुलिन आता है, जो डहेलिया पादप की जड़ों से प्राप्त होता है। किसकी बात करें? अगला अपन बात करें इनुलिन की। इनुलिन होता है वो डहेलिया पादप की जड़ों से प्राप्त होता है। डहेलिया पादप की जड़ों से प्राप्त, डहेलिया पादप की जड़ों से प्राप्त इनुलिन है वो डहेलिया पादप की जड़ों से प्राप्त किया जाता है। और ये किडनी के अध्ययन में सहायक होता है। जो किडनी अपना वृक्क होती है उसके अध्ययन में प्रयुक्त किया जाता है। इनुलिन है वो किडनी के अध्ययन में प्रयोग किया जाता है। किडनी या जिसको अपन वृक्क बोलते हैं, गुर्दा होता है, इस गुर्दे के अध्ययन में प्रयोग किया जाता है। अध्ययन में प्रयोग, किडनी या गुर्दे के अध्ययन में प्रयोग किया जाता है। डहेलिया पादप की जड़ों से इनुलिन प्राप्त किया जाता है। और इसका है फ्रक्टोज का बहुलक होता है। किसका होता है? इनुलिन है फ्रक्टोज का बहुलक होता है। इनुलिन फ्रक्टोज का बहुलक होता है। फ्रक्टोज का बहुलक होता है। ध्यान रखना साथियों, इनुलिन डहेलिया पादप की जड़ों से प्राप्त किया जाता है। इनुलिन का प्रयोग है वो किडनी या वृक्क के अध्ययन में करते हैं। और फ्रक्टोज का बहुलक है। इनुलिन किसका बहुलक है? इनुलिन है वो फ्रक्टोज का बहुलक है। तो ये अपने डाइसैकेराइड जो होमोपॉलीसैकेराइड थे, ये होमोपॉलीसैकेराइड हो गए। अब अपन बात करेंगे हेटेरोपॉलीसैकेराइड की। किसकी बात करेंगे? हेटेरोपॉलीसैकेराइड की। होमोपॉलीसैकेराइड की बात करें तो इसमें अपन ने होमोपॉलीसैकेराइड में सेलुलोज देखा। सेलुलोज के अलावा द्वितीय की बात करें तो अपने स्टार्च देखा, ग्लाइकोजन देखा। उसके अलावा अपन ने काइटिन और इनुलिन के बारे में पढ़ा। अब अपन बात करते हैं हेटेरोपॉलीसैकेराइड की शर्करा के बारे में। तो इसमें पहला आता है वो आता है पेप्टिडोग्लाइकॉन। कौन सी है? हेटेरोपॉलीसैकेराइड की पहली शर्करा कौन सी है? पेप्टिडोग्लाइकॉन। पेप्टिडोग्लाइकॉन, पेप्टिडोग्लाइकॉन। अगर अपन बात करें पेप्टिडोग्लाइकॉन तो ये जीवाणु की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में पाए जाते हैं।
बैक्टीरिया की सेल वॉल में, बैक्टीरिया की सेल वॉल, बैक्टीरिया की सेल वॉल या बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में पेप्टिड ग्लाइकॉन पाया जाता है। उसके अलावा बात करें तो अगला आता है अपना अगार अगार। कौन सी अगली शर्करा है अपनी? अगार अगार। अगार अगार, अगार अगार की बात करें तो अगार अगार है वो जेली जैसा एक द्रव पदार्थ होता है, जेली जैसा गाढ़ा द्रव पदार्थ होता है, जेली जैसा गाढ़ा द्रव पदार्थ होता है। आइसक्रीम बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, जेली जैसा गाढ़ा द्रव पदार्थ, और इसका प्रयोग किया जाता है वो आइसक्रीम बनाने में किया जाता है। अगार अगार का प्रयोग आइसक्रीम बनाने में करते हैं। आइसक्रीम की जो फैक्ट्री होती है, आइसक्रीम बनाने की फैक्ट्रियों में बनाने में प्रयोग करते हैं। आइसक्रीम बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा बात करें तो अगार अगार है वो लाल शैवालों से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? अगर इसकी प्राप्ति की बात करें कि प्राप्ति किससे होती है तो ये लाल शैवालों से प्राप्त होती है। लाल शैवाल, कौन कौन सी लाल शैवाल से प्राप्त होती है? तो जेलिडियम वो ग्रेसिलेरिया नामक लाल शैवाल से प्राप्त होती है। जेलिडियम व ग्रेसिलेरिया, ग्रेसिलेरिया नामक लाल शैवाल से है वो अगार अगार प्राप्त किया जाता है। इसका प्रयोग आइसक्रीम बनाने में करते हैं और ये जेली जैसा गाढ़ा द्रव पदार्थ होता है, बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में पाया जाता है, वो पेप्टिड ग्लाइकॉन होता है। अब अपन ऐसे आगे बात करें तो अपने एक अपना टॉपिक दे रखा है अपचायक तथा अनपचायक शर्करा में अंतर, रिड्यूस तथा नॉन रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग शर्करा तथा नॉन रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग तथा नॉन रिड्यूसिंग शर्करा में अंतर है अपने दिया हुआ है। अपचायक तथा अनपचायक, इसको बोलते रिड्यूसिंग को बोलते अपचायक, अपचायक, और नॉन रिड्यूसिंग को बोलते अनपचायक, अनपचायक। रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शर्करा में अंतर अपने पूछा हुआ है, एक टॉपिक दिया हुआ है स्पेशल कि अपचायक और अनपचायक शर्करा में क्या अंतर है। तो अपचायक शर्करा की बात करें तो इनमें स्वतंत्र एनोमर कार्बन पाए जाते हैं। अपचायक शर्करा के पहली बात करें अपन तो इसमें स्वतंत्र एनोमर कार्बन पाए जाते हैं, इसमें स्वतंत्र एनोमर कार्बन पाए जाते हैं। रिड्यूसिंग शर्करा होती है, अपचायक शर्करा होती है, इसमें स्वतंत्र एनोमर कार्बन पाए जाते हैं और इसमें अनपचायक शर्करा या नॉन रिड्यूसिंग शर्करा में नहीं पाए जाते हैं, स्वतंत्र एनोमर कार्बन नहीं पाए जाते। रिड्यूसिंग शर्करा में स्वतंत्र एनोमर कार्बन पाए जाते हैं और नॉन रिड्यूसिंग शर्करा में स्वतंत्र एनोमर कार्बन नहीं पाए जाते। उसके अलावा बात करें तो रिड्यूसिंग कार्बन है, जो रिड्यूसिंग शर्करा है, अपचायक शर्करा है, ये Cu+2 को Cu+1 में कन्वर्ट करती है, Cu+2 को Cu+1 में बदलती है। अपचायक शर्करा Cu+2 को Cu+1 में बदलती है और ये अनपचायक शर्करा Cu+2 को Cu+1 में नहीं बदलती है। उसके अलावा अपन बात करें तो ये बेंटकिट विलेन और जो फेलिंग विलेन होता है उसका धनात्मक परीक्षण देती है। बेंटकिट विलेन और फेलिंग विलेन, बेंटकिट विलेन और फेलिंग विलेन, फेलिंग विलेन का धनात्मक जो रेड्यूसिंग शर्करा होती है, ये रेड्यूसिंग शर्करा बेंटकिट विलेन और फेलिंग विलेन का धनात्मक परीक्षण देती है, धनात्मक परीक्षण देती है। और अगर अपन इसकी बात करें तो ये है वो धनात्मक परीक्षण, बेंटकिट विलेन तथा फेलिंग विलेन का धनात्मक परीक्षण नहीं देती है। नॉन रिड्यूसिंग शर्करा या अनपचायक शर्करा होती है, ये बेंटकिट विलेन और
फेलिंग विलेन का धनात्मक परीक्षण है वो नहीं देती है, और जबकि रेड्यूसिंग शर्करा है वो बेंडकिट विलेन या फेलिंग विलेन का धनात्मक परीक्षण देती है। अब अपन इसके एग्जाम्पल की बात करें, रेड्यूसिंग शर्करा के एग्जाम्पल की बात करें, अपचायक शर्करा का पाचन हो जाता है और नॉन अपचायक शर्करा का अपन पाचन नहीं कर पाते हैं। अब इसकी बात करें एग्जाम्पल की तो है मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज ये तीनों हो गई। उसके अलावा बात करें डाइट सेकेराइड में माल्टोज और लैक्टोज पाई जाती है। क्या? माल्टोज और लैक्टोज। माल्टोज, लैक्टोज और मोनोसेकेराइड होते हैं, ये रिड्यूसिंग शर्करा होती है। और इसकी अगर बात करें अपन नॉन रिड्यूसिंग शर्करा के एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें है सुक्रोज व पॉलीसेकेराइड होते हैं। क्या होता है? पॉलीसेकेराइड व सुक्रोज और पॉलीसेकेराइड नॉन रिड्यूसिंग शर्करा होती है, अनपचायक शर्करा होती है। और मोनोसेकेराइड माल्टोज और लैक्टोज होती है वो रिड्यूसिंग शर्करा होती है, अपचायक शर्करा होती है। अपन अगर अपचायक शर्करा की बात करें तो इसमें स्वतंत्र एनोमर कार्बन पाए जाते हैं, और अनअपचायक नॉन रिड्यूसिंग शर्करा में स्वतंत्र एनोमर कार्बन नहीं पाए जाते हैं। उसके अलावा बात करें तो स्वतंत्र अपचायक जो अपचायक शर्करा होती है ये Cu2+2 को Cu+1 में बदलती है, और नॉन रिड्यूसिंग शर्करा या अनअपचायक शर्करा Cu+2 को Cu+1 में नहीं बदल सकती। उसके अलावा बात करें तो ये बेंडकिट विलेन तथा फेलिंग विलेन का धनात्मक परीक्षण देती है अपचायक शर्करा, और अनअपचायक शर्करा है ये बेंडकिट विलेन और फेलिंग विलेन का धनात्मक परीक्षण नहीं दे पाती है। इसके अपन एग्जाम्पल देखे थे कि रेड्यूसिंग शर्करा के एग्जाम्पल की बात करें तो मोनोसेकेराइड, माल्टोज और लैक्टोज था, और नॉन रिड्यूसिंग शर्करा पॉलीसेकेराइड और सुक्रोज था। अब अपन आगे देखते हैं कार्बन के कार्यों के बारे में। कार्बन के क्या क्या कार्य है उनके बारे में अगर अपन बात करें, कार्बन के कार्यों के बारे में, कार्बोहाइड्रेट के कार्य, कार्बोहाइड्रेट के क्या क्या कार्य है उनके बारे में बात करें तो पहला कार्य का आता है कार्बोहाइड्रेट का, वो आता है तत्कालीन ऊर्जा का स्रोत। कार्बोहाइड्रेट है वो तत्कालीन ऊर्जा का स्रोत है, तत्कालीन ऊर्जा का स्रोत। कार्बोहाइड्रेट से शीघ्र ही तत्कालीन समय में कम समय में ऊर्जा अपन को प्राप्त हो जाती है। उसके अलावा देखें तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीडेशन से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण या इसका अपन पाचन कह सकते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण या पाचन से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, तत्कालीन ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के पाचन से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। उसके अलावा बात करें तो जंतुओं तथा पादपों में संचित भोजन के रूप में संग्रहित रहता है। जंतुओं तथा पादपों में संचित भोजन, पादपों में संचित भोजन के रूप में संग्रहित। जो जंतुओं और पादपों में संचित भोजन होता है, जंतुओं में होता है ग्लाइकोजन और पादपों में होता है स्टार्च। ये कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित रहते हैं। उसके अलावा डीएनए और आरएनए के संगठन का कार्य करता है कार्बोहाइड्रेट। डीएनए वो आरएनए संगठन के रूप में कार्य करता है। डीएनए वो आरएनए में संगठन के रूप में कार्य करता है। डीएनए और आरएनए में है वो संगठन के रूप में कार्य करता है। उसके अलावा बात करें तो ये श्वसन में कार्य करता है। कार्बोहाइड्रेट है वो श्वसन में है कार्य करता है, श्वसन में कार्य करता है। ग्लूकोज है वो श्वसन में कार्य करता है, श्वसन में कार्य करता है, श्वसन में कार्य करता है।
तो आज की क्लास में अपन ने जो पॉलीसेकेराइड के बारे में पढ़ा, पॉलीसेकेराइड को दो भागों में बांटा, होमोपॉलीसेकेराइड और हेटेरोपॉलीसेकेराइड, उनके बारे में पढ़ा। उसके अलावा अपन ने रिड्यूसिंग शर्करा और नॉन रिड्यूसिंग अपचायक शर्करा और अनअपचायक शर्करा के बारे में पढ़ा, और उसके अलावा अपन ने कार्बोहाइड्रेट के कार्य देख लिए। तो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। मुझे आशा है कि जो आज पढ़ाया गया यह आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास में लिंक को शेयर जरूर करें ताकि उनको भी अधिक से अधिक फायदा हो। थैंक यू, धन्यवाद।